जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं ज्यामिति का प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में छत्तीसगढ़ में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने इसका दूर डाला है, वो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पुराने प्रश्नों को नहीं देखते हैं तब तक आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आता है और कैसे आपको उसको फेस करना है, अपियर करना है, ये आपको नहीं पता होता है। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पूरी PYQ कर लीजिए। हमारा यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको मैथ्स के सारे टॉपिक वाइज PYQ मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला क्लास हम करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न हो गया, आपको ऊपर एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति में कोण ACD का मान है 120। अब ACD कहाँ पे है, तो कोण यहाँ पे देखिए, ये है A और ये है C और D, तो इतने का मान हमको दिया गया है 120। ठीक है, उसके बाद दिया गया है BAC का मान, कोण BAC का मान मतलब ये देखिए जो सेंटर में रहता है वो कोण होता है, तो ये सेंटर में है तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ABC का मान पूछा गया, मतलब हमको x का मान बताना है। एक प्रमेय है ना, एक प्रमेय ये है, यदि आप त्रिभुज के त्रिभुज के आप किसी भी एक कोण को आप एक्सटर्नल बाहर निकालते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, उसकी एक रेखा मतलब BC को हमने बढ़ाकर D तक ले आया। उसके बाद हमारे पास एक बाह्य एंगल बने जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, और ये जो बाह्य एंगल है त्रिभुज के शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है ना। कोण C को मैंने बढ़ा के बाहर निकाल दिया तो हमारा एक्सटर्नल एंगल बन गया। शेष बचा के हमारे पास कोण A और कोण B, तो कोण A प्लस कोण B का मान होता है कोण ACD के बराबर। ठीक है, कोण ACD के बराबर होता है। ये हमारा एक प्रमेय है, पहले वीडियो में इसको मैं बता चुका था। ठीक है, अब बस मान पुटअप कीजिए और आपका आंसर ले लीजिए। कोण A का मान है 45 डिग्री, कोण B का मान तो हमको निकालना है, ACD का मान है 120। ठीक है, अब 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कोण B का मान आ जाएगा 120 माइनस 45। ठीक है, या हम नीचे में सीधा 45 कर लेते हैं, माइनस करना है तो। ठीक है, 45 कर लेते हैं, माइनस करना है तो 10 में 5 गया, 5 बचा। ठीक है, 12 में 5 गया, 7 और ये 0 है ना, तो ये हो गया 75 डिग्री। कितना हो गया ये, 75 डिग्री। कोण B का मान हो गया हमारे पास 75 डिग्री, तो यहाँ आप लिख दीजिए 75 डिग्री। ये पहला प्रश्न है, एक लाइन में बन गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है। क्या लिखा है, एक जो सरल रेखा है एक वक्र को काटती है, तब निम्न में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले हम एक वक्र बनाते हैं, वक्र मतलब इस प्रकार से घुमा हुआ। अब एक इसमें एक सरल रेखा बना देते हैं। ठीक है, एक हम सरल रेखा बना देते हैं इस प्रकार से, ये हमने एक सरल रेखा बना दिया। थोड़ा बेड़ दिख रहा है, अब मान के चलिए कि वो सीधा बना है, तो तब क्या होगा कि ये सरल रेखा है किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, गलत बात है। ये वक्र के इस बिंदु और इस बिंदु पर मिल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। एक बिंदु पर मिलती है या फिर एक बिंदु को काटती है, तो यहाँ पे दो बिंदु को काट रही है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक से अधिक बिंदु पर, है ना, एक से अधिक बिंदु पर नहीं, केवल और केवल दो बिंदु पर मिलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक से अधिक में आपका 2 3 4 5 भी आ जाता है ना, तो एक से अधिक नहीं आएगा, केवल और केवल दो बिंदु आएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बहुत लोग को लगेगा यदि हम इसको पास से खींचते तो पास से भी खींच के देख लीजिए, तब भी यहाँ पे दो बिंदु को ही काटेगा। और रेखा मतलब समझते हैं एक छोटा छोटा पॉइंट मिलाकर रेखा बनता है, तो आप इसको कहीं से भी खींचिए, है ना, ये मिनिमम दो बिंदु को काटता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज का दूसरा कोण पहले कोण से 2 गुना है और तीसरा कोण दूसरे कोण से 3 गुना है, तो पहले कोण का मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले कोण का मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम कोण बना लेते हैं। पर सबसे पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, इसमें फिगर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसा कहा गया वैसे कर देते हैं। यदि किसी त्रिभुज का दूसरा कोण पहले का 2 गुना है, तो हम पहले को 1 मान लेते हैं, और कहा गया कि जो दूसरा है पहले का 2 गुना है, तो पहले को हमने माना था 1, तो 1 का 2 गुना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या कहा गया है, तीसरा कोण दूसरे से 3 गुना है, दूसरा को हमने माना है 2 और इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इन टोटल को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 2 8 8 1 9, टोटल इसकी डिग्री हो गई 9। अब हमको पता है किसी भी त्रिभुज का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। और हमारे पास इसको आप अनुपात मान लीजिए ना, लगभग ये आपका अनुपात है, तो अनुपात में हमारे पास कितना डिग्री है, 9 डिग्री है। और ओरिजिनल में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोण का मान। तो 1 9 9 9 18, तो 1 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास 20।
1 डिग्री बोलिए या फिर 1 रेशियो बोलिए, 1 यूनिट बोलिए, तो 1 यूनिट का मान आ गया 20। पूछा क्या गया है, पहले कोण का मान, पहले कोण का मान तो 1 है, तो 1 में आप 20 का गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 20 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20। यदि आपको दूसरे का पूछता तो 2 गुना 20 40। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं और हमको 2 का पूछा भी नहीं गया है। 3 का निकाल के देखते हैं तो 6 गुना 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 120। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, 120 में 40 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80, मतलब टोटल इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री आ जाता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, कभी क्वेश्चन ने पूछ दिया तो। यदि a तथा b संपूरक कोण है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक और पूरक आपको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद परेशानी वाली आपकी बात नहीं रहेगी। संपूरक का मान होता है थीटा प्लस बीटा बराबर 180, जहाँ थीटा और बीटा कोई कोण है ना, कोई कोण होगा। उसी प्रकार पूरक होता है एक, क्या होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण में थीटा प्लस बीटा का मान होता है 90 डिग्री। कहने का मतलब यदि कोई 2 कोण है, मैं यहाँ 2 कोण मान लेता हूँ, मैंने एक कोण बना लिया, ये 2 कोण है ना, ये कोण और ये कोण। ठीक है, क्योंकि ये एक रेखा है लंबी, तो एक रेखा का मान होता है 90 डिग्री 180, तो इसको मैं 90 मान लूँ, इसको मैं 90 मान लूँ और दोनों का योग करूँगा तो हो जाएगा 180। उसी प्रकार कोई 2 कोण का योग यदि 90 हो रहा है, कोई भी 2 कोण का योग यदि 90 हो रहा है, मान लेता हूँ मैं एक नया बना लेता हूँ इसी में, है ना, और इसी में एक ऐसा कोण बनाता हूँ, एक 45 का, एक 45 का, या आप 45 से जो भी करना चाहें अलग अलग भी करना सकते हैं। तो 2 कोण यदि उनका योग यदि 90 है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। यदि 2 कोणों का योग यदि 180 है तो वो संपूरक कहलाते हैं। हमको यहाँ पूछा गया है ए और बी संपूरक है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा 180 होगा, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, आपको फिगर नीचे दिया गया है, यदि x त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज के यहाँ पर ए एम बी का क्षेत्रफल x है, और y पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, पूरे समानांतर का ले लेते हैं y है ना, y है। ठीक है, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है y है। तब हमको पूछा है ABCD का क्षेत्रफल है, तो ठीक है x और y का जो रेशियो क्या होगा, x और y का रेशियो क्या होगा। इसके लिए आपको समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। जब तक दोनों याद नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा यदि हम इस पे एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से सीधी लाइन, तो ये हो जाता है हमारा हाइट। ये हाइट आपके त्रिभुज के लिए भी काम करेगा, ठीक है, और चतुर्भुज के लिए भी, सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको त्रिभुज निकालना है ए एम बी का क्षेत्रफल। ए एम बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, नहीं होता है ना, तो इसका आधार क्या है ए बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी गुना एच। एच क्या है, हाइट है। ठीक है, एच क्या है, हाइट है। अब उसी प्रकार यदि हम चतुर्भुज का निकालते हैं ए बी सी डी, और ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए बी इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है इसकी, हम ए बी मान लेते हैं आधार को, और हाइट तो एच है ही। अब इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। क्या दिक्कत है रेशियो निकालने में, हम यहाँ इसको रेशियो निकाल लेते हैं, बटा भी कर सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले एक्स लिखा, मतलब त्रिभुज वाले को पहले रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी गुना एच अनुपात ही है, तो अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी गुना एच। अब देखिए यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी कट गया, एच और एच भी कट गया। अब 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल था, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल था और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल था। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल का रेशियो 1:2। 1:2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 1:2 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न करते हैं, दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतः मतलब होता है किसी भी आकृति के अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या को हम अंतःवृत्त त्रिज्या कहते हैं। यदि वही वृत्त किसी भी आकृति के बाहर बना होता तो हम उसको बाह्य वृत्त की त्रिज्या
के नाम से जानते हैं। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब बटा आधार, लंब आधार और कर्ण होता है। कर्ण का मान हमको पता नहीं फिलहाल। जब तक हमको कर्ण का मान पता नहीं होगा तब तक हमको इसमें त्रिज्या निकालते नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हम निकालेंगे कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, नामकरण ही तो नामकरण कर देते हैं। तो ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, नामकरण हो गया। अब इसमें हम मान रखते जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, मैं लिखता बहुत कम हूँ, याद रखिएगा, मैं बोलता हूँ लिखता बहुत कम हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग आधार का वर्ग हो जाएगा, AB आधार लंब जो भी कहिए, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो BC का वर्ग। अब हम इसमें मान रखते जाते हैं। AC का वर्ग तो हमको निकालना है। AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास 6 तो 6 का वर्ग, BC है 8 तो 8 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, AC का वर्ग हो जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 100, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको एक साइड अगर रूट लगाएंगे तो दूसरे साथ रूट एक साइड यदि रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर कट जाता है, या सिंपली मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, AC लिख लीजिए और ये किसका स्क्वायर है 100 तो 10 × 10 होता है, क्योंकि इसमें रूट लगा है इसलिए AC बराबर आप लिख सकते हो 10। ज़्यादा नहीं तो वास्तविक में नियम में होता क्या मैं बता देता हूँ, हम लोग ऐसे शॉर्टकट बना देते हैं। नियम में होता है कि बोथ साइड वर्ग करने पर, है ना, बोथ साइड क्या करते हैं इसका हम उसको इस प्रकार अंडर रूट में ले लेते हैं, बोथ साइड अंडर रूट, तो इस साइड का अंडर रूट 2 की वजह से कट जाता है और यहाँ अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, बस यही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी इस प्रकार अंडर रूट रहेगा और अंडर रूट है तो 10 बाहर आ जाएगा, ये x बराबर 10। मैं इसको शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया था, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप शॉर्टकट तरीके ही सीखते जाइए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जल्दी एग्जाम बनाने के लिए कुछ कुछ तकनीक ज़रूरी है शॉर्टकट के लिए। बिना शॉर्टकट के लिए आप बहुत कम समय होगा। देखिए इतना मैंने इसको 4 लाइन में बनाया, अगर मैं इसको बनाता एग्ज़ाम में तब कैसे बनाता देखिए, ये तो मैंने आपको 5 लाइन में बना के बता दिया, अगर मैं इसको बनाता तब कैसे बनाता ये देखिए। ठीक है, यदि मैं इसको बनाता तब कैसे बनाता देखिए। ठीक है, यदि एग्ज़ाम में मैं इसको बनाता तब मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग ही रहता है। देखिए मुझे पता है कि कर्ण का वर्ग आधार, मुझे कर्ण निकालना है ना, तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगा AC के स्क्वायर। उसके बाद मुझे पता है बेस तो लंब कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, आधार कितना है तो आधार के स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, दोनों को जो यहाँ AC लिखूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा। उसके बाद AC बराबर लिख दूंगा 10, 3 लाइन में। ये मेरा तरीका है बनाने का, एग्जाम में आपको भी ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, अब AC का मान निकल गया। अब क्या होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो याद रखिए जब भी समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है आपका आधार प्लस लंब माइनस कर्ण। ठीक है, बटा आपका हो जाएगा ये 2। ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 8 + 6 - 10 बटा 2। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका 4/2 और ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये सूत्र है ना, रेडियस निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, ये रेडियस निकालने का सूत्र है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण से सदैव बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा, तो हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए वैसे तो ये आपको डिटेल मुझे नहीं बताना है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल। मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार के हमारे पास दो लकड़ी है, मान लेते हैं हमको त्रिभुज बनाना है। अब हम दो छोटे कोण ले लेते हैं, जैसे ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, 8 हो गया और ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 8 6 14। और मेरे पास मान लेता हूँ एक 13 सेंटीमीटर की एक लकड़ी है, 13 सेंटीमीटर। देखिए अभी जुड़ा नहीं है ना, देखिए है ना, अभी तक ये जुड़ा नहीं है। अब ये देखिए यदि मेरे पास 8 और 6, ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 14 हो जाएगा, जबकि ये 13 से बड़ा होना चाहिए। ये किसी भी हाल में त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये किसी भी हाल में त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कैसे, अब इस इमेज में देखिए कैसे। मान लेते हैं मेरे पास एक ये 13 सेंटीमीटर का एक क्या चीज है, 13 सेंटीमीटर का क्या चीज है, एक लकड़ी है 13 सेंटीमीटर का। और ये मैंने एक ले लिया 8 सेंटीमीटर का, और ये मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर का,
और दूसरा मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर का, मानते थोड़ा बड़ा बनाता हूँ 6 सेंटीमीटर का। अब 8 सेंटीमीटर का मैं यहाँ से इसको रखते जाता हूँ तो 8 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर की लकड़ी को मैं यहाँ तक रखता हूँ तो 6 सेंटीमीटर में यहाँ तक आ रहा है, जबकि त्रिभुज बनने के लिए दोनों का योग, दोनों का आपस में मिलना है और थोड़ा सा कोण बनाना है। तो जब तक दोनों भुजा आपस में मिलेगा नहीं तब तक कोण बनाएगा नहीं, है ना। और मिल भी गया तो जब तक थोड़ा सा एक्सेस नहीं होगा कोण बनाएगा नहीं। इसीलिए दो कोणों का योग, मतलब दो कोण बोलता हूँ, दो छोटे भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तब कहीं जाके वो भुजा का निर्माण करता है। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, आप 3 लकड़ी लीजिए, 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब इसे आप त्रिभुज बना के देखिए, इक्वल भी हो जाएगा तो नहीं बनेगा, इक्वल हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके सट जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जब तक कोना नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा, तब तक तो त्रिभुज कहलाएगा ही नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु कहलाती है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के कटान बिंदु क्या कहलाती है? शीर्ष लंब मतलब जो आपके शीर्ष है उसमें लंब डाला जाता है। जैसे एक त्रिभुज मैंने बना लेता हूँ, इस प्रकार के त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया मैंने? त्रिभुज बना लिया। और इसका कटान बिंदु ये लंब, इसमें अब लंब मतलब यहाँ से सीधा एक डोरी गिराना है जो यहाँ पे टच करेगा। उसी प्रकार इस भुजा से ऐसा एक डोरी गिराना है जो यहाँ टच करेगा। उसी प्रकार से सीधा यहाँ पे एक गिराएंगे डोरी, है ना, उसको हम लंब बोलते हैं। तो ये जो कटान बिंदु है इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इस कटान बिंदु को कहा जाता है लंब केंद्र, क्योंकि लंब डाला गया है ना, शीर्ष लंब में लंब डाला गया है तो लंब, उसको लंब केंद्र कहेंगे। सीधी सी बात है, एकदम ट्रिक से याद करने वाली बात है। यदि शीर्ष लंब में यदि हमने लंब डाला है तो तीनों कोणों के शीर्ष लंब जहां भी कटेंगे उसको हम लंब केंद्र के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण x का मान याद कीजिए। दिए गए कोण में कोण x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको मिलाने से पहले, क्या मैं इसको मिला दूं क्या? वैसे इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसको मैं मिला देता हूँ। अब ये देखिए, ये त्रिभुज है, यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। ये जितने मैंने बनाया वो सब रेडियस है। अब देखिए, रेडियस हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और देखिए, ये रेडियस का जो साइज है उसके सामने की भुजा कितनी है? 20, और सेम रेडियस उसके। अब त्रिभुज इसमें देखिए, ऐसा समझ में आएगा आपको। त्रिभुज देखिए आपका AOB में, AOB में देखिए एक भुजा है आपके पास। कौन सी भुजा है? भुजा है OB, और भुजा OB बराबर होगा आपका OA का। यदि सामने वाली भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। यदि OB के सामने का भुजा 20 है तो OA के सामने की भुजा भी कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमने पहले त्रिभुज में देखा। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरे त्रिभुज क्या है हमारे पास? AOC है। उसी प्रकार यहाँ भी यदि OC बराबर हो जाएगा आपके OA के, यहाँ R है, R के सामने 30 अंश है ना, तो यहाँ भी R है तो इसके सामने भी 30 अंश का कोण बनेगा, है ना। अब पूरे कोण A को हम बोल सकते हैं 20 और 30 50, ठीक है। इस पूरे कोण का मान हो गया 50। अब आपको पता है, यदि, है ना, देखिए ये आपकी जीवा हो गया ना, ये जीवा हो गया, इसलिए मैं इसको खींचा था, ये हो गया आपका जीवा हो गया, है ना। यदि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। मतलब एक जीवा है AB, क्या कौन सा जीवा है? जीवा है यहाँ पे BC एक जीवा है। जीवा BC के द्वारा एक कोण बनाया गया है। कौन सा कोण बनाया गया है? कोण BXC बनाया गया है कोण, और इसके द्वारा हमारे इसी जीवा के द्वारा परिधि पर भी कोण, ये कहाँ पे बना है? ये हमारे केंद्र पर बना है ना। और एक परिधि पर भी कोण बना है BAC। तो याद रखिएगा, जो x है इसका डबल होता है। x का जो मान है परिधि पर बनाए कोण का मान का डबल होता है। अगर परिधि का मान कितना है? 50 है तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी। क्या कहा मैंने? केंद्र पर बनाया गया, एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का मान परिधि पर बनाए गए कोण से 2 गुना होता है। परिधि वाला छोटा, केंद्र वाला बड़ा, और कितना बड़ा? 2 गुना बड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा D, ऑप्शन नंबर A, है ना। तो इसमें ज़्यादा आप देखिए,
खासकर जो आप ज्यामिति पढ़ते इसमें आपको ज़्यादा हल करने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आपका लाइन एंड एंगल क्लियर है, वृत्त क्लियर है, तो बहुत दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। केवल आप देख कर ही आंसर बता दोगे, इसमें सॉल्व करने वाली बात है नहीं। सॉल्व किस में करना है? सॉल्व हम करेंगे वॉल्यूम में और क्षेत्रफल वाले में। एक सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर और समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजा में से एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, दूसरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होगी हमको पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। ठीक है, इसे बता देते हैं। तो हमको पूछा क्या गया है? एक सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सबलम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2, ये एरिया का क्षेत्रफल है ना, एरिया का सूत्र है 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का योग, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग। ठीक है, गुना समांतर भुजा का, है ना, समांतर भुजा का योग गुणा समांतर भुजा की दूरी, या इसको हम हाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम दूरी या फिर हाइट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका मान रख देते हैं, 1/2 है। समांतर भुजा कितने हैं? समांतर भुजा हम मान लेते हैं, एक भुजा 8 दिया गया है तो दूसरा को x मान लेते हैं। हाइट कितना दिया गया है? हाइट तो 15 दिया गया है। ठीक है, हाइट तो 15 दिया गया है और हमको क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, तो हम सीधा यहाँ पे क्षेत्रफल का मान रख सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ अगर क्षेत्रफल नहीं दिया रहता तब तो दिक्कत होता। क्षेत्रफल दे दिया गया है, बहुत अच्छा किया है, 180 है। कितना? 180। अब दो पक्षांतर होके आ जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 360, क्योंकि 180 का 2 गुना है। 15 8 से गुना होगा तो 18, 15 8 8 5 20 और 8 का 8, तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 15 8 120 प्लस 15x। अब 120 भी माइनस हो जाएगा 360 में, 120 360 माइनस हो जाएगा तो ये होगा 240 बराबर 15x। अब 15 240 को काटेगा कि नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा। कितने बार में? 16 बार में। ठीक है, बिल्कुल काटेगा। 15x 240 को काटेगा 16 बार में, तो 16 बराबर x की वैल्यू हो गई 16। हमको पूछा क्या गया था? दूसरी भुजा की लंबाई, तो दूसरी भुजा तो हमने x माना था यहाँ पे, देखिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में कौन सा निष्कर्ष आवश्यक रूप से सत्य है? आवश्यक रूप से सत्य होने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक जीवा बना देंगे। देखिए, अभी हमने बात किया था जो केंद्र पर कोण बना है वो डबल होता है, और ये कब लागू होगा? जब एक ही जीवा के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। यदि आप यहाँ पे एक और जीवा खींच दिए फिर बना दी, उससे नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। एक ही जीवा द्वारा केंद्र और परिधि पर बनाए गए कोण के संबंध में ये नियम पारित होता है कि केंद्र का कोण 2 गुना होता है परिधि से। यदि यहाँ 120 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ये सेम जीवा पर ये भी बना है तो ये भी 60 होता है। ठीक है, इतना पता है। अब कुछ निष्कर्ष दिए हैं, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। कोण BAC 60 बिल्कुल सही है, सही नहीं गलत बताना है ना। कोण BAC और BDC ये भी इक्वल होगा, तो बिल्कुल 60 है दोनों, ये भी इक्वल हो गया। OB और OC, OB कहाँ पे है? ये है OB और OC, क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या आपस में तो बराबर होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। AC और BD कहाँ पे? ये BD और AC, तो ये कोई जरूरी नहीं कि सही हो, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये गलत है ना। आप चाहें तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से भी एक बना सकते हैं इसी जीवा पर, और इसका मान भी 60 होगा। तो देखिए इसमें तो अंतर आ जाएगा, इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में कौन सा निष्कर्ष सत्य है? आपको देखने से पता चल रहा है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 60, दो कोणों का मान 180 होता है, दो कोण का मान 120 दे दिया गया है, तीसरे कोण का मान ऑब्वियसली 60 होने वाला है। अब ये बाह्य कोण है ना, इसको दो तरीके से बनाया जा सकते हैं। बाह्य कोण का योग शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 120। या आपको ये लिख बताते, यदि हम मान लेते हैं BD एक लाइन मान लेते हैं, तो एक लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180। ठीक है, 60 हमारे पास पहले से है, 60 माइनस करेंगे तो 120, तो आप दोनों तरीके से एक 120 का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, त्रिभुज ABC समबाहु है। समबाहु का मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। कैसे पता चलेगा? यदि सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे, आपको पता है ना।
समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी कोण, सभी मतलब तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोण का मान भी बराबर होगा, है ना। तीन भुजा और तीनों कोण इक्वल होते हैं, तो ये भी तो बिल्कुल सत्य है ना, ये बिल्कुल सत्य है। बाकी भी गलत है, क्योंकि सत्य पूछा तो एक ही कोई सत्य हो सकता है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त चित्र में कोण EBC का मान ज्ञात करें, है ना। जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो ये मान के चलिए कि EF समानांतर है GH का और DA इसका एक तिर्यक रेखा है, ये मान के आपको चलना है, क्योंकि लिखा नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो ये मान का आपको चलना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो बात नहीं बनेगा, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मानना है करके, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, लिखा होता तो अलग बात है, नहीं लिखा है और हमको प्रश्न सॉल्व करने, तो हम दोनों रेखाओं को आपको समानांतर मानना है। अब देखिए हमको पता है, हम रेखा एक लेते हैं, कौन सा रेखा लेते हैं, एक रेखा ले लेते हैं, रेखा DA ले लेते हैं, है ना। रेखा DA में देखिए, रेखा DA में है, ये GH को यहाँ पे काटता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोण बन रहा है तो एक रेखा का कोण होता है 180, 120 हमारे पास पहले थे तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। और हमको मान किसका निकालना था, EBC, मतलब इसका मान निकालना है। अब देखिए यदि ये दो कोण समानांतर है तो यहाँ कोई उल्टा Z बन रहा है, और Z मतलब एकांतर कोण, और एकांतर कोण होता है इक्वल, तो 60 का एकांतर हो जाएगा ये, तो ये इसका वैल्यू भी 60 हो जाएगा। कहाँ से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। तो इसका मान हो जाएगा 60। दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। क्या हमने ज़्यादा आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ज्यामिति में ज़्यादा सॉल्व करने वाला होता ही नहीं है, बस आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एकांतर कोण क्या होता है, यहाँ एक बार और देख लीजिए। मान लेते हैं ये दो हमारी समानांतर रेखा है और यहाँ से कोई तिर्यक रेखा काट दी, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर होंगे, ठीक है। कोण ये और ये एकांतर होगा, मैंने अभी इसका नामकरण नहीं किया है, आप इसका नामकरण कर लीजिएगा, ठीक है। ये समानांतर होगा, उसी प्रकार कोण ये और ये समानांतर एकांतर होगा, एकांतर इक्वल होता है, और एकांतर क्या होता है, इक्वल होता है, याद रखिएगा। दिए गए चित्र में ABDC एक समद्विबाहु सबलंब चतुर्भुज होगा, क्या होगा, समद्विबाहु। देखिए समझ नहीं आ रहा है, समद्विबाहु बोला है क्या बोला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें क्या किया गया है, एक त्रिभुज है ACD, उसको बीच में एक कट लगाकर, है ना, AB इसको बांट दिया गया। इसके हिसाब से ये क्या हो गया हमारा, कौन सा त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। अभी कौन सा त्रिभुज बन गया है, फाइनली हमारा ये बन गया है समरूप त्रिभुज बन गया है, ठीक है। समरूप त्रिभुज कौन कौन से बन गया, त्रिभुज आपका AEB बन गया, और एक और त्रिभुज बन गया आपका ECD, ठीक है। अब जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तब क्या होता है, देखिए जब कोई भी त्रिभुज जो समरूप होता है तो उसमें कुछ नियम आ जाते हैं। नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा EA अपॉन EC, EC कहाँ पे EA, ठीक है, EA अपॉन EC, ठीक है। ये होगा ये किसके बराबर इक्वल होगा, तो ये होगा आपके AB बटा CD के इक्वल होगा। AB बटा कहाँ पे AB, ये है आपका AB और ये नीचे CD इक्वल होता है। एक और इक्वल होगा EB बराबर, सॉरी EB बटा हो जाएगा ED। अब आप इसमें मान रख के आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हमको फिलहाल AE और AB से काम चलाना है, ठीक है। AE और AC, फिलहाल इस तीसरे वाले को हटा देते हैं, इस दोनों में मान रख कर देखते हैं। AE का मान क्या है, ठीक है, AE का मान क्या हो जाएगा, E, तो AE का फिलहाल हमारे पास मान नहीं है, तो AE का आपको जेव करते हुए लिखना है। CE कहीं पे लिखा है क्या, CE, CE कहाँ पे लिखा है, ये हो गया आपका C और E, यहाँ से लेके तो इसका मान तो 12 है हमारे पास। AB का मान कहीं पे दिया है क्या, AB का मान बिल्कुल दिया है 10, तो AB का मान 10 लिख लीजिए। CD का मान दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, CD का मान 15। ये यहाँ से हम AE का मान निकाल सकते हैं, फिर EA का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए AE बराबर हो जाएगा आपका 10/15 गुना 12, ठीक है, गुना 12। यहाँ से आप इसको मान आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका मान आप आराम से निकाल सकते हो। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो गया 8, ठीक है। EA कहिए कहाँ पे, EA 8,
तो याद रखिएगा जब भी समरूप होगा तो ये सामने वाले को ये इक्वल रेशियो में बांटते हैं तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब ये देखिए ये टोटल ए से सी तक, सॉरी ई से सी तक 12 है, जिसमें से 8 हमने निकाल लिया है, तो नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन देख रहे हैं आप, बी ये इक्वल भाग में बांटता है नीचे वाले को, इक्वल भाग में मतलब इक्वल रेशियो में। यदि इस साइड 4 है तो इस साइड भी 4 होगा, इस साइड 5 होता तो इस साइड भी ये 5 होता। ठीक है, तो हमको पूछा गया है BD का मान क्या होगा। BD कहाँ पे है भाई, देखो तो B और D, BD का मान है 4 सेंटीमीटर। क्या है, 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा। एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। ये मान लीजिए चाहे वो त्रिभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी भुज हो, यदि वो बहुभुज है तो उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360। ये याद रखिएगा, इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, या तो आपको याद ही होना चाहिए। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में, कौन सी आकृति में, दी गई आकृति में कोण AMP बराबर 75 लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखा है भाई, ये AMP, ये मान आ गया आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो MNS कहाँ पे लिखा है, MNS ये वाला, MNS ये वाला। देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब समझते हैं, जैसे एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए, एक दूसरे को काट डाले, काटेंगे तो यहाँ पे कोई कोण बनेगा और यहाँ कोण बनेगा, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उसी प्रकार इसके सामने का कोण और ये सामने मतलब 1 और 2 बराबर होंगे, 3 और 4 बराबर होंगे, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 75 के सामने ये हो जाएगा आपका 75, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। अब पूछा क्या गया है, MNS, कहाँ पे लिखा है M, ये MNS ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक है, ये वाला कोण पूछा गया है। बनाने के इसके 2 से 3 तरीके हैं जो आप बनाना चाहो। ठीक है, बनाने के 2 से 3 तरीके हैं जो आप बनाना चाहो। यदि हम बाद में बात करूं तो ये 75 और N ये दोनों को हम आसन्न कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न कोण। और 75 प्लस N की जो वैल्यू है वो 180 के बराबर होती है। कोण लिख लीजिएगा, मैं कोण लिखा नहीं हूँ, कोण 75 और कोण N का मान 180 होगा। N का मान निकालेंगे, ठीक है, N का मान निकालेंगे तो 180 में 75 माइनस कर दीजिए, ये 180 है और इसमें 75 माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये 5 लिखा है ना, 75 माइनस कर दीजिए तो बचता क्या है हमारे पास, 105 बचता है। ठीक है, तो N का मान क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 होगा। मान लीजिए आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, एकांतर कोण से बनाना चाहते हैं तो एकांतर कोण से भी बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, एकांतर कोण से भी बनाया जा सकता है। एकांतर कोण देखिए, सबसे पहले देखिए इसका एकांतर कोण क्या होगा, इसका एकांतर कोण होगा ये वाला, एकांतर कोण होगा। अब देखिए यदि हम रेखा की बात करें, रेखा कौन से, AB रेखा है, और AB जैसे यदि यहाँ पे कोण बना रहा है ना, तो इसका मान होगा 180। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में हमारे पास 75 पहले से है, माइनस करेंगे तो 105। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 105, क्योंकि इसका एकांतर N है, इसका भी मान 105 हो जाएगा। तो बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इसको संगत कोण से भी बना सकते थे। M का मान होगा वह 105, क्योंकि लाइन QP आ जाएगा, QP हो जाएगा, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो M जो है N का संगत है, तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, बस लाइन और एंगल आपका क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक अष्टभुज के बाहरी कोणों का आकार क्या होगा। एक अष्टभुज के बाहरी कोणों का आकार क्या होगा। ठीक है, तो सबको पता है बाहरी कोणों का योग होता है 360, लेकिन ये योग नहीं पूछा है। यदि अष्टभुज है तो बाहरी कोण कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे भुजा से गुणा कर देते हैं। कितना भुजा है, 8 भुजा है, इसको अब भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। इसका मतलब यदि कोई अष्टभुज है तो उसके बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मैं लिखता बहुत कम हूँ ना, कि मान लेते हैं कि आपसे ये आपका अष्टभुज होगा 360 होगा, मैं केवल बोलता हूँ, मेरे बोलियों को सुनकर आप लिख लीजिएगा। मैं लिखता बहुत कम हूँ। ठीक है, मैंने 360 क्यों लिखा, क्योंकि बहुभुज के सभी कोणों का योग होता है 360। ठीक है, और यदि हमारे पास कोण पता है तो यदि हम कोण से यदि डिवाइड कर देते हैं 360 को, तो बहुभुज के प्रत्येक कोणों का हमको मान पता चल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
निम्न त्रिभुज में कोण ए बी सी 90 डिग्री है, तब बी डी लंब होगा AC पर, तब कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, कहने का मतलब इसके लिए आपको एक थ्योरम याद करना पड़ेगा। वैसे इसमें सॉल्व करने का मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो आपको मैं सॉल्व करके भी बता देता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कंडीशन क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो BD है AC पर लंब, AC पर लंब मतलब यहाँ से लंब डालते हैं तो यहाँ एक मिलना चाहिए। ठीक है, तब हो जाएगा AD, है ना, यहाँ से यहाँ तक की गुणा कीजिए और ये BD का स्क्वायर होता है। ये देखिए AD डॉट CD इक्वल टू BD का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो ये आपको रटने या फिर याद करने वाली बात है, इसमें मैं प्रूफ करने जाऊँगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। अगला प्रश्न, एक वृत्त का केंद्र है, यदि कोण AOB 80 हो तो ACB का मान बताइए। इसका मान हमको पूछा गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जीवा है। ठीक है, ये जीवा है और जीवा पर हमारे पास क्या बना है, दो ठो कोण बना है, एक ठो केंद्र पर और एक ठो परिधि पर। यदि एक ही जीवा से केंद्र और परिधि दोनों स्थान पर यदि कोण बने तो 80 डबल होता है परिधि से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात करना है, कोण x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये 133 ना होकर 144 है, सॉरी 144 बोलता हूँ, 114 है। क्या है, 114 है ये। ठीक है, ये हो गया 114। अरे यार फिर से 144 लिख दिया मैं, 114, अब ठीक है 114 है। अब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक त्रिभुज के पास चलते हैं। भैया त्रिभुज क्या है हमारे पास, A है, त्रिभुज A, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, क्या नाम दे देता हूँ O। ठीक है, तो AOC में जो कोण ये वाला है, ये कोण का नाम बता दूं क्या, कोण COB एक बाह्य कोण है। कौन सा कोण है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का मान त्रिभुज के शेष दो कोणों के मान के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, त्रिभुज के एक बाह्य कोण का जो मान है त्रिभुज के शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 114 प्लस x बराबर 133, इतना ही तो लिखना था। अब x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 133 माइनस 114, x की वैल्यू आ जाएगी 19 डिग्री, 19 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल था। यदि AB समानांतर है DE के, AB समानांतर है DE के, तो कोण BAC 35 है। कहाँ पे लिखा है, BAC 35 ये वाला। ठीक है, और CDE 53 है, CDE 53 है, तो कोण DCE बताइए, कहाँ पे DCE, ये इसका मान पूछा गया है। ठीक है, अब मैं इस कोण को थोड़ा आगे बढ़ा दूं क्या, इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ा दिया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखिए इस डी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये मान के मैं चलता हूँ कि ये जो रेखा है, लंबा रेखा DE का एक प्रतिच्छेदी रेखा है AE। ठीक है, मतलब किस कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने E मान लिया इसको। ठीक है, इस रेखा को मैंने E मान लिया, इसको मैंने D मान लिया, ये मेरा A और B है, और इस रेखा को मैं कोई L मान लेता हूँ, ये A वाला रेखा है, इस वाले रेखा L मान लेता हूँ, है ना। अब देखिए यदि मेरे पास यहाँ पर 35 है, क्या है 35 है। ठीक है, 35 है, अब 35 का एकांतर यहाँ भी 35 होगा, यही होगा ना। तो देखिए, तो यहाँ भी 35 होगा एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण की वजह से। अब देखिए त्रिभुज DCE में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, 53 प्लस 35 हमारे पास पहले से है। तीसरे कोण का मान हमको बताना है, तीसरे कोण क्या है, कोण DCE बराबर 180, 53 और 35 को जोड़कर 180 में माइनस कर दिए। ठीक है, 53 और 35 को जोड़ के 180 में माइनस करेंगे तो कोण DCE बराबर हो जाएगा 92 डिग्री, माइनस कर लीजिएगा, नहीं आने वाला है ना।
क्या कहा मैंने, एकांतर कोण से। देखिए कई बार ये होता है कि आपको लाइनों को आगे बढ़ाकर उसको प्रूफ करना होता है, ठीक है, तो मैंने एकांतर कोण से इसको प्रूफ कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया था, इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो x का मान क्या होगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए, x का मान आ जाएगा। मतलब 54 प्लस 38 प्लस 43, इन तीनों का जो योग है वो x के बराबर होता है, ठीक है। इन तीनों का जो योग है वो x के बराबर होता है। सीधा इसको लाइन याद रखिएगा। ऐसा आपको 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है अभी तक, है ना। इसमें आपको वैसे इसका प्रमेय होता है, लेकिन ये बेसिक क्लास नहीं, इसलिए मैं इसका प्रमेय नहीं बता रहा हूँ, केवल और केवल आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा पहचान लीजिएगा, जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, इसका मतलब ये है कि इसका जो मान है, x का जो मान है, अंदर जो 3 भुजा का जो मान दिया गया है उसके योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 54, 38 और 43, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। अगला प्रश्न, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण का योग खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता। क्या कहा गया है, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण का मान, इससे देखिए अधिक कोण का मान क्या होता है, एक अधिक कोण, ठीक है, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण का योग, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण का जो योग है कभी भी खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास अधिक कोण ले लेते हैं। अधिक कोण अधिकतम कितना जाता है, 180 तक जाता है, तो हम 179 ले लेते हैं, 179 ले लेते हैं। और एक न्यून कोण, एक समकोण होता है 90, और 90 से कम को हम न्यून कहते हैं। तो 90 से कम क्या हो जाएगा हमारे पास, 89 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 268। मतलब एक अधिक कोण और एक न्यून कोण का जो योग है 268 से अधिक नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 270 है, तो ये भी आप लिख सकते हो। वैसे यदि हम 180 अधिक कोण है और 90 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0, 9 दूनी 18, 18 की हो जाएगा आपका 17, ये हो 270। आप इसको भी ऐसा बना सकते हो, है ना। हमने आपको दोनों तरीके से बना के बता दिया, एक कम करके और एग्जैक्ट, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 270 से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 56 अंश है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको कहीं भी इसको सॉल्व करने की आवश्यकता लग रहा है क्या, साफ बोल दिया है कि एक समकोण है, मतलब ये तो 90 अंश हो ही गया, ये तो 90 अंश हो ही गया, ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 56 है, मतलब ये कोण 56 है, तो अगला दूसरे कोण का मान तो पूछ ही रहा है, समकोण तो 90 से पहले ही अलग हो गया। अब 90 माइनस 56 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 56 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 34। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ। साफ साफ ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ लिखा है एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण ये 90 हो गया। शेष दो कोणों का मान, शेष ये दो कोण है, इनका योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। एक का मान मुझे पहले से दे दिया गया 56, तो इस 56 को यदि मैंने माइनस किया तो आ गया 34, जो यहाँ का मान होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान होता है 180। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कहता है, एक अष्टभुज के बाहरी कोण का योग क्या होगा। मैंने पहले बताया है, वो अष्टभुज हो, 5 भुज हो, 3 भुज हो, 4 भुज हो, कोई भी भुज हो, यदि ये आप बहुभुज मान के चलिए, कोई भी भुजा हो, बाहरी कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें ज्यामिति के अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, लगभग अभी तक व्यापम में 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से हमने कुछ प्रश्नों को छोड़ा है जो कुछ रिपीट हो गया था। बाकी हमने आपको लगभग 65 से 70 प्रश्न आपको आज बता दिया, मतलब 3 वीडियो मिला के, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।